मॉर्निंग में हमने किया था वही वाला, वापस से एक बार और देख रहे हैं हम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ की बात कर रहे हो तो देख लो एक बार और। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डायग्राम को देखना ध्यान से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ हम करेंगे इसकी हेल्प से, ये हाइगन्स वेव प्रिंसिपल की हेल्प से। तो यहाँ हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ से एक बीम आ रही है लाइट की। जो बीम है थोड़ी टेढ़ी आ रही है। सर हाँ बोलो। ये सुबह वाला ही है क्या? हाँ सुबह वाला ही है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, कह रहा है ना यश। इस लास्ट जो डायग्राम किया था हमने वही बेटा ये। अब देखो यहाँ से रेज आ रही है ऐसा, तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, मैंने क्या बोला था, इंसिडेंट जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अब जितनी देर में ये मान लो मैं इसको 1 बोल रहा हूँ और इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, तो जितनी देर में 1 यहाँ से यहाँ जाएगा, जो डिस्टेंस ये v इंटू टाउ होगी, उतनी देर में ये 2 और आगे जाएगा, तो 2 थोड़ा और आगे चला गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा चला गया, लेट्स से इस तरह से, है ना। तो जब 2 ऐसे चला गया, यहाँ से लाइट आई रास्ते से, तो अब ध्यान देना, हमने बोला कि 2 यहाँ तक चला गया, तो अब फिर नया वेवफ्रंट जो बना है वैसा बना दिया हमने। वो एंगल पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि 2 इस तरफ आ गया होता, वही की बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 2 इधर है तो ये 2 डैश हो गया, ये 1 था तो ये 1 डैश था। अब ये एंगल मेरा जो था ये एंगल आई था, तो आई कैन इजीली से दैट दिस टोटल विल बी 90 माइनस आई एंड दिस विल बी आई, है ना। अब ब्लू से अगर मैं आर बना रहा हूँ, तो ये मेरा एंगल अगर आर है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस आर है और ये छोटा एंगल आर है। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं नाम दे दिया ए बी और इसको सी और डी, तो मैंने बोला कि ट्राइंगल जो ए बी सी है इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल व्हाट ए सी डी। ऐसा क्यों? पहली चीज तो ए सी दोनों में कॉमन है। फिर दूसरा अगर देखें तो जो हमारा लंबाई है कौन कौन सी, देखो ये v इंटू टी है, तो ये लंबाई भी बेसिकली ये वाली v इंटू टी है, ये है ना ed वाली। तो जो ed है वो बराबर है bc के, और 90 डिग्री वाला तो है ही, दोनों में 90 डिग्री है ये वाला और एक ये। तो इस वजह से ये कॉन्करेंट होंगे, जैसे कॉन्करेंट हो गए तो यहाँ से एंगल आई बराबर क्या आ गया, एंगल आर आ गया। पता चला भाई सबको, किसी को दिक्कत? नो सर। क्या हुआ, सॉरी? नहीं सर, समझ आ गया, डाउट नहीं है वो वजह से। ओके। हाँ भाई यश तुम्हें ये बता। जो रेड लाइट्स है हाँ हाँ, ऑप्टिकल वेव्स है, तो ब्लू कौन सी है? ब्लू मैंने लाइन कहाँ बनाई है, ब्लू कोई भी लाइन नहीं, ब्लैक है। ब्लू है, ब्लैक है। हाँ, ब्लैक बेसिकली वेवफ्रंट है, इंसिडेंट वेवफ्रंट ऐसा था, ओके। और हाँ ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है, ठीक है। ये यस। बेसिकली जो था ना, ये वाला इंसिडेंट था, इंसिडेंट वेवफ्रंट, जो कि t इक्वल टू 0 पे है, ठीक है, जो कि t इक्वल टू 0 पे है। और जो ये वाला है, ये टेढ़ा वाला है, इधर वाला, ये दिस इज रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, जो कि t इक्वल टू टाउ पे है, ठीक है। एक t इक्वल टू 0 पे, एक t इक्वल टू टाउ। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो चलो फिर आगे बढ़ूं मैं। हाँ भाई गोविंद, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर एक बार बनाना है वापस। वापस तो क्या बनाओगे, अगर तुम्हें लग रहा है तो बना लो। बाकी पिछली बार मैंने एंगल थोड़ा अलग टाइप से लिए थे, तो इंसिडेंट वेवफ्रंट ऐसा बना था, और इस बार ऐसा है। हालांकि उस बात से फर्क नहीं पड़ता, और जैसे कि एग्जाम के हिसाब से तुम जो एनसीईआरटी वाला है वो डायग्राम लिया लेना, शायद एनसीईआरटी में दूसरा टाइप वाला टाइप डायग्राम है, तो फर्क नहीं पड़ता उस बात से। बस ये है कि कॉन्करेंसी दिखनी चाहिए और एंगल सारे क्लियर दिखने चाहिए, और वेवफ्रंट को थोड़ा सा अलग दिखा देना, जैसे कलर अलग ना लो तो कम से कम पेंसिल से या कुछ भी ऐसा करके
कि वेवफ्रंट अलग दिख जाए और रेज अलग दिख जाए तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन ना है। ठीक है, बना रहे हो वापस से गविन? सर ऐसा है तो मैं फिर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो उसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बना लेना आराम से करना। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो गविन। यस सर। तो देखो अभी एक नया टॉपिक है मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये पूरी वेव्स में काम आता है, जो 11th में था वहां भी काम आता है और यहाँ भी आता है। इसका नाम है इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इंटरफेरेंस का मतलब जैसे कि तुम्हें नाम से पता चल रहा हो, जैसे कोई एक इंसान काम कर रहा है और दूसरा आदमी उसके साथ में या उसके काम में बीच में कुछ टांग अड़ाने लगे तो हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस कर रहा है, और इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए जो भी है। तो ऐसे ही जब किसी भी एक पॉइंट में दो वेव या दो से ज्यादा वेव एक जगह आके मिलती हैं तो एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं। क्या करती हैं? इंटरफेयर। तो हम इंटरफेरेंस कब बोलेंगे? व्हेन टू और मोर waves are superimposed at a point, then waves are said to be interference. मतलब then या कैसा करो, then this phenomena is called interference. Then this phenomena is called as interference. अब सॉल्व करके क्या मीनिंग है इसका और वो सब, इसका इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल, वो सब दोस्त है। Then this phenomena is called as interference. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लाइट के बारे में जो मजेदार फैक्ट्स है वो बताऊंगा, पर एक बात हम समझेंगे कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, और जो वेव है वो कैसे ऐड होके अपने को आउटपुट देती है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम वेव्स ऐड कैसे होगी। ठीक है, देखो खास बात क्या है कि स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं सिंपल, वो तो सिंपल है, पर वेव्स में क्या होती है? फेज होता है। मैंने तुम्हें ये बताया था क्या इसका एक्सप्लेनेशन, y इज इक्वल टू ई एम वेव बता देना, e sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव, कि किसमें क्या चीज क्या है, बताया था ना? बोलो भाई, हाँ ना बोलो भाई। नहीं बताया था ईएम वेव्स में k क्या है, ओमेगा क्या है, फाई क्या है, e क्या है, बताया था ना? हाँ, यहाँ पे e क्या होता था? एम्पलीट्यूड। k क्या होता था? याद करो, व्हाट वाज k? k क्या चीज होती थी? नहीं याद आ रहा? k को हम बोलते थे वेव नंबर। क्या बोलते थे? वेव नंबर। ओमेगा होता था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। भूल गए क्या? अभी थोड़े दिनों पहले तो पढ़ाया था। क्यों भाई? हाँ, फाई को हम बोलते थे फेज कांस्टेंट। ठीक है, अब सुनो, जैसे कि दो वेव्स हैं, two waves are having same frequency, and constant phase difference,
तो जैसे कि मैंने बोला एक वेव मुझे दी हुई है y1 इजिकल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, सिंपल। और एक y2 दी हुई है a1 इधर इधर a2 है, a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो दोनों में फेज डिफरेंस आ गया 5 का। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इनका एडिशन जो करेंगे, तुम लोगों को सबको याद आ रहा है क्या? वेक्टर एडिशन हमने सीखा था बचपन में, किसी को याद हो तो। एक वेक्टर ऐसा होता है a और एक दूसरा वेक्टर ऐसा होता है b, और दोनों में एंगल है अगर 5, तो इनको जब हम ऐड करते थे तो क्या होता था? ऐसा कुछ होता था, c नया वेक्टर ऐसा आ जाता। और इसके कंपोनेंट की बात करोगे अगर, ऐसे ऐसे कंपोनेंट होते थे, ये b था तो ये एंगल 5 था, इधर आता था b cos 5, इधर आता था b sin 5, ऐसा। तो इफ यू रिमेम्बर कुछ ऐसा फॉर्मूला आता था, c इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। और मान लो नए वेक्टर का एंगल निकाल रहे हैं तो वो निकलता था अल्फा, तो उस फॉर्मूले से निकलता था कि tan अल्फा इज इक्वल टू नया वेक्टर का किस एंगल, ओरिजिनल वाले से। तो कैसे निकलता था कि tan अल्फा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो जाता था b sin 5 डिवाइड बाई a प्लस b cos 5। बताओ ये याद आ रहा है सबको? बोलो बेटा, याद है? 11 पढ़ा है वेक्टर एडिशन? हाँ सर, हाँ 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 सर। ये में सही है। वेक्टर वेव्स को भी हम वेक्टर से ट्रीट करेंगे क्योंकि वेव्स में भी एंगल्स होते हैं। मैंने एसी में भी इस चीज को किया था हमने, और यहाँ भी हम वो चीज करेंगे। तो क्योंकि जैसे वेक्टर में एक एंगल होता है, ऐसे वेव्स में ही फेज होती है जो ये बताती है कि कौन आगे है और कितना आगे है पीछे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बोला, ये y1 है y2 है। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ बेसिकली। तो जब मैं नेट निकालूंगा, इफ interference takes place at a point for y1 and y2, if interference happens at a point for y1 and y2, तो क्या होगा? तो ये होगा कि नेट y जो निकालूंगा ना, तो नेट y कैसे निकालूंगा उसको जरा समझ। सबसे पहले तो उसके एम्पलीट्यूड की बात करो। जैसे यहाँ पे वेक्टर की लंबाई की बात होती है तो ऐसे निकल जाती है, तो उसका जो नया एम्पलीट्यूड आएगा वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। वो ये आएगा सेम इसी तरीके से, a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ठीक है। और रही बात एंगल की, तो जो नया नया वेव का जो एंगल आएगा उसको तुम 5 डैश बोलोगे मान लो, तो वो भी इसी तरह से आ जाएगा। समझते हैं कैसे? और इक्वेशन कैसी आ जाएगी? जो y आएगा, y आ जाएगा a sin kx माइनस ओमेगा टी, और प्लस लिख देंगे। मान लो मैंने लिखा अल्फा ही लिख दे, चलो अल्फा दोनों में एंगल है सेम, तो इसमें वही सेम tan अल्फा जो हो जाएगा ना इस बार, वो क्या हो जाएगा a2 sin 5 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos। अब इसमें ना तुमको सॉरी बाकी काम का नहीं, ये बहुत ज्यादा काम का। तुम्हें बाकी सब लिखने को नहीं बोलेंगे ज्यादा, पर जो नेट आया ना, नेट का एम्पलीट्यूड बहुत काम है, इससे मैं आगे भी करने वाला हूँ। ये चीज अच्छे समझ जाना कि नेट का एम्पलीट्यूड ऐसे आया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिख लो इसको, ओके डाउट है तो पूछो। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म हुआ। साइड में वेक्टर वाला भी लिखना तो तुम्हें याद रहेगा कि वेक्टर में ऐसे करते थे, उसे कोरिलेट करके याद रखना है इसको। जल्दी लिख लो। सर ये राइट साइड वाला लिखना है। हाँ लिखना है बेटा, ये साइड में ऐसे करके लिखना है। एक्चुअली इससे क्या तुम कोरिलेट कर पाओगे, इसको याद रखोगे हमेशा।
यहाँ पे यही मैथ्स यूज हो रही है। लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। ओके, गवीन, आस्था, प्रखर। यस सर सर। लिख लिया। ओके, अब देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि हाँ, दो जो हमको मिलेंगे वेव्स एक जगह पे मिलेगी दोनों, तो उससे जो नया एम्पलीट्यूड आएगा वो इसकी वैल्यू ये होगी। अब तुम्हें पता होगा कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी जो है वो अगर आई से रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पे होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि अगर I1 की वैल्यू में लिखता हूँ वो KA1 स्क्वायर है, सिमिलरली I2 की वैल्यू लिखता हूँ तो वो KA2 स्क्वायर है, ठीक है। तब यहाँ से हमने कहा कि काम करते हैं कि जो अभी हमने निकाला कि A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2
cos phi है, तो पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया k स्क्वायर इज इक्वल टू k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। अब जो k है, देखो i1 अगर इतना है तो यहां से तुम देख सकते हो कि रूट i1 अगर निकालोगे तो आएगा k1 रूट k इंटू a1। ऐसे रूट i2 निकालोगे तो आ जाएगा रूट k इंटू, इसमें डालोगे अगर तो मैंने क्या करा, k को मल्टीप्लाई किया तो k को इस तरह से लिख दिया, k को रूट k इंटू a1 और रूट k इंटू a2, ये पूरी इक्वेशन में k का मल्टीप्लाई किया टू cos phi। तो बेसिकली देखो तो ये टर्म क्या बन गया i1, ये टर्म क्या बन गया i2, और इधर क्या बन गया 2i1 i2 cos phi। तो ये नेट इंटेंसिटी, तो ये फॉर्मूला बहुत अपने काम आने वाला है और बहुत ये इंटरेस्टिंग और मजेदार फॉर्मूला है, इसके काफी मायने अभी तुम्हें पता चलेंगे। अभी तो सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लग रहा होगा देखने में तुम्हें, बट इसको ध्यान समझना। यहाँ पे i1 i2 क्या है, इंटेंसिटीज ऑफ जो ओरिजिनल वेव्स थी, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, और फाई, फाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो चलो ठीक है, अब अगर मैं इसकी स्पेशल केसेस की बात करूं, अगर मान लो मुझे आई मैक्स करना है, कुछ ऐसा करें कि आई मैक्सिमम हो जाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि i1 i2 तो फिक्स है, तो फाई की क्या वैल्यू लेनी चाहिए कि आई मैक्स हो जाए, बताओ भाई सब लोग, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फाई सो दैट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम? बोलो। 0। जीरो, फाई की वैल्यू जीरो, ठीक है, सही बात है। अगर मैं फाई की वैल्यू जीरो ले लूंगा तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, बोलो भाई, 1। तो जो आई मैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2i1, सॉरी इधर गलती कर दी ना, तुमने बोला नहीं, रूट i2 है ना इधर, भैया रूट i2 है ना, हाँ, तो रूट i1 आ जाएगा इधर, cos फाई कितना हो गया 1। हमने क्या कौन सा केस लिया है कि cos फाई 1 हो गया, ऐसा कब होगा जब फाई की वैल्यू जीरो नहीं, उस केस में आई मैक्स होगा, और उसकी वैल्यू पता है कितनी होगी, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज रूट i1 का होल स्क्वायर, दिस इज रूट i2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज सिंपली रूट i1 रूट i2। तो इसको अगर और अच्छे से लिखें तो ये बन रहा है रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, क्या चीज बन गई है ये, आई मैक्स। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। अब सिमिलरली अगर आई मिनिमम निकालना है तो तुम्हें पता चलना चाहिए, आई मिनिमम के लिए बताओ क्या करूं, आई की वैल्यू क्या लूं, क्या गेस गेस करो, अगर आई मिनिमम करना है। सर कॉस की वैल्यू तो, सर आई मिनिमम तो i1 प्लस i2 होगा ना? ना, आई मिनिमम होगा i1 सर प्लस क्यों? i2 -1, माइनस माइनस। सर मतलब कॉस मिनिमम तो तभी होगा ना जब हम लोग ये कॉस फाई को 90 ले लेंगे तब। ये केस भूल रहे हो, देखो देखो इसको, अगर मैं क्या करूं, cos फाई को ले लूं -1 तो और छोटा हो जाएगा ना बेटा, तुम तो जीरो किया इसको, मैंने तो -1 कर दिया, हाँ या ना। तो हाँ सर। फाई के लिए मतलब पाई लेनी है, तो इससे मुझे समझ में ठीक आ है गया, सर। है ना, तो इससे मुझे समझ में आ गया उस मिनिमम के केस में जो वैल्यू आएगी, अब इसको लिख देख लो, इसको लिखो तो हो जाएगा आई मिनिमम रूट i1 का होल स्क्वायर प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर और -2 रूट i1 i2 तो है ही, तो बेसिकली यहाँ से आई मिनिमम जो आ रहा है वो रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इतना लिख लो, अभी आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो।
यस सर। लिख लिया सबने? बाकी लोगों ने भी जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर। ओके, अब जरा देखो यहीं पे जो यहाँ पे आई मैक्स और आई मिनिमम है, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, और क्या बोलते हैं जरा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप्स। इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप्स। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मैं दोनों को पैरेलली बता देता हूं तो तुम समझ जाओगे। एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो ऐसे तो मैं फॉर्मूला वाइज मैथ साइज तो समझा ही दूंगा, पर थोड़ा पहले से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज का। ठीक है, एक बात बताओ, अगर किसी भी पॉइंट पे एक वेव ऐसे और एक वेव ऐसे मिल रही है, आगे पूरी लंबी है पर मैं ऐसे समझाने के लिए बनाया है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिवली मिल रही है तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और इक्वल इक्वल है तो डबल हो जाएगा। और इसी की तरह अगर मैं ऐसे और इसका उल्टा ऐसे मिल रही है ना, और दोनों सुपर इम्पोज हो रही है, मतलब ऐड होगा उस जगह पे, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? अगर इक्वल इक्वल है तो कैंसिल कैंसिल होकर जीरो होता है। तो ये समझने की जो चीज है ना, इसको समझ जाओ बस। तो क्या तुम ये बात समझते हो कि वेव, जिसको जनरली कोई भी वेव है, इसको हम साइन या कॉस में से बोलते हैं, जैसे कि वेव है, अब ये वेव है, अगर इसी वेव को तुमने क्या करा, ये जीरो होता जनरली और ये वाला पाई 2 पाई होता है, अगर 2 पाई से आगे पीछे करा तो इस 2 पाई से आगे पीछे, ध्यान सुनना, 2 पाई या फिर लंबाई के हिसाब से बोले तो ये लैम्डा होता है, 2 पाई से अगर आगे पीछे करा तो दूसरी वेव भी सेम ऐसी कैसी दिखेगी, नहीं दिखेगी? हाँ या ना, बोलो भाई। 2 पाई से आगे पीछे करना समझते हो? इसको सिलेक्ट आगे की तरफ खिसका दिया, पर कितने से? 2 पाई से, तो तुम्हें फर्क पता नहीं चलेगा देखने में, तुम्हें सेम लगेगा। बट अगर इसी का उल्टा, अगर इसी का उल्टा अगर तुमने क्या किया, ऐसा कुछ करा कि पाई से आगे पीछे करा, मान लो तुम बताओ पाई से आगे करना है पीछे करना है, बोलो। पाई से मैं इसको आगे की तरफ खिसकाया था राइट में, तो क्योंकि ये वेव इधर भी आगे कंटिन्यू थी ऐसी, तो कुछ ऐसी वेव आ जाएगी फिर, बताओ भाई, हाँ या ना? सर ये क्या किया आपने, एक बार वापस बताओ। वापस बताया था, ये ओरिजिनल वेव थी, इसमें मैंने खिसका दिया राइट साइड में, खिसका दिया कितने से? 2 पाई एंगल से। और इस बार मैंने क्या करा, इसको, अगली बार भी इसी को खिसकाया, पर इस बार कितना खिसकाया? राइट में खिसकाया पर पाई से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा दिख रहा है। इस बात से तुम सहमत हो सब लोग कि नहीं हो? नहीं हो? पता ही होगा तुम्हें ये पाई होता है कुछ। हाँ सर। बाकी लोग बताओ भाई, ये बात समझ में आई मैंने क्या किया? अच्छे से सोच लो और समझ लो, क्योंकि इसी पे अपना सब कुछ बेस्ड है आगे वाला। पहला ओरिजिनल था,
उसको मैंने पाई राइट में किसका है, कितने से, 2 पाई से। फिर अगली बार पाई से किसका दिया, ऐसा किया मैंने। तो बताओ, हाँ तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई, जल्दी से बोलो। नहीं सर, नहीं। नहीं। अब अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तुम लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर मैं 1 + 2 करूंगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? कंस्ट्रक्टिव ही होगा सर। कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर मैं 1 + 3 करूंगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? डिस्ट्रक्टिव ही होगा। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत बढ़िया। चलो ये बात तो समझ में आई। अब जरा थोड़ी सी और एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ये सब कुछ मैं कंसोलिडेट करूंगा। देखो वेव में हमेशा 3 चीज होती हैं, इसके बारे में मैंने शायद टेलीविजन में बताया हो, नहीं बताया तो सुनो। एक होता है टाइम, एक होता है फेज, और एक होता है पाथ। टाइम तो टाइम है, जनरली टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज डिफरेंस को जनरली डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी डेल्टा फाई से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा फाई से। और पाथ डिफरेंस को जनरली हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है, कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव, उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम अपना होता है कैपिटल टी। और एक कंप्लीट साइकिल में जो एंगल या फेज डिफरेंस होता है कवर, वो होता है 2 पाई। और एक कंप्लीट साइकिल में जो लंबाई कवर होती है वो होती है लैम्डा। देख लो, तुम्हें यकीन नहीं है तो कंप्लीट साइकिल में यहाँ से यहाँ तक होता है, एंगल 2 पाई होता है, लैम्डा लंबाई होती है, और टाइम तो दिख नहीं रहा है पर तुम्हें पता ही कैपिटल टी होती है। ये बात सब लोग जानते हैं या नहीं जानते? बोलो भाई, जानते हैं? हाँ सर। है ना? तो ये तीनों की तीनों है ना, एक अच्छी बात है कि हम बहुत सिंपल वाली वेव पढ़ते हैं, और सिंपल वाली वेव में ये तीनों के दोनों यूनिटरी रूल से कनेक्टेड है। सिंपल क्यों? क्योंकि हमारी वेव में साइनोसॉइडल फंक्शन बनता है, ठीक है, इसलिए वो सिंपल है। बाकी अगर नहीं बनेगा ना तो फिर पागल हो जाओगे। खैर, तो इसलिए क्योंकि सिंपल वेव होती है हमारी वाली, तो इसमें जो डेल्टा टी बाई कैपिटल टी को तुम डेल्टा फाई डिवाइड बाई 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स डिवाइड बाई लैम्डा कर सकते। कभी भी टाइम से फेज, या फेज से टाइम, या टाइम से पाथ, या पाथ से टाइम, या फिर फेज से पाथ, या पाथ से फेज, कुछ भी निकालना हो तो उनमें एक कन्वर्जन यूज करके हम कर सकते। बताओ भाई, यहां तक की बात समझ में आई नहीं आई? जैसे कि बोलो भाई, यहां तक ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे कि अगर मैंने बोला कि लैम्डा बाई 3 पाथ, तो इसका फेज क्या आएगा और इसका टाइम क्या आएगा? बताओ बताओ भाई, यूनिटरी रूल सिंपल तुम्हारे सामने है। अगर लैम्डा बाई 3 पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तो इसका फेज क्या आएगा और इसका टाइम क्या आएगा? और ये नंबर क्या लिखा है? लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 3। मतलब ये डेल्टा 5/2 पाई की क्या है ये? अच्छा, तुम बताओ लैम्डा बाई 3 क्या होगा? एंगल तो हो नहीं सकता, टाइम भी हो नहीं नहीं सकता। मतलब ये क्या है, मतलब डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल है कि ये सिर्फ डिफरेंस है? ये डिफरेंस है बेसिकली, दिस इज द डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मैंने बोला। और इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है फेज डिफरेंस में और टाइम डिफरेंस में, या टाइम डिफरेंस कि अगर इतना पाथ डिफरेंस है किसी वेव में तो उसका फेज डिफरेंस कितना है वेव का, और दोनों वेव्स का, और टाइम दोनों में कितने का डिफरेंस है। इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में लगाना है बस सीधा। टाइम डिफरेंस 1/3 होगा। 1/3 या कैपिटल टी बाई 3? कैपिटल टी बाई 3 बोलो ना। हाँ सर, वही मतलब कैपिटल T/3। हाँ, और दूसरा वाला फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 3।
पाई बाय बहुत सिंपल है, आई होप सबको क्लियर ही होगा। डाल देते किसी एक फॉर्मूले, जैसे कि टाइम वाला निकालना है तो हम क्या डालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे डेल्टा टी बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लेमडा। और मैंने क्वेश्चन में डेल्टा एक्स तुम्हें दिया हुआ है लेमडा बाई 3, इधर आ गया लेमडा, लेमडा से लेमडा कट गया, डेल्टा टी बराबर आ गया टी बाई 3। पहली चीज टाइम की बात होगी। फिर हमने बोला कि नहीं भैया एंगल चाहिए, तो डेल्टा 5/5 मैंने लिखा, तो वो कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास अगेन डेल्टा, सॉरी डेल्टा 5/2 पाई। ये मैं बताऊंगा उस ऑर्डर में लिखना, अभी लिखना मत, तो बस देखो डेल्टा 5/, ये कितना आ गया 2 पाई, और इधर कितना था डेल्टा, क्या था ये, हाँ डेल्टा एक्स बाई लेमडा। तो बस डाल दो डेल्टा एक्स कितना, लेमडा बाई 3 बाई लेमडा, ये आ गया 1/3, तो डेल्टा पाई आ गया 2 पाई/3। तो पता चला सबको, अगर तुम्हें पार्ट डिफरेंस दिया है तो तुम टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, एंड वाइस वर्सा। यस और नो, बोलो भाई। आज मीटिंग Yes, sir. मीटिंग रीजन कर लो एक बार, मीटिंग रीजन कर, ठीक है।